A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने AMU के बारे में पढ़ा था, मतलब एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, हुआ क्या था कि जब केमिस्ट्री बन रहा था, जब केमिस्ट्री का निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त अब कोई भी चीज बनता है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना पड़ता है। रूल रेगुलेशन बनाना पड़ता है तो उस रूल रेगुलेशन में कुछ साइंटिस्ट जिनका नाम है लेवोइजर, जिनको आप फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, एंड प्राउस्ट अनदर साइंटिस्ट हैं, डाल्टन, नाम तो सुने होंगे डाल्टन का, रिचर्ड और गैलुसेक। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना अपना कुछ रूल दिया, जिस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आखिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम क्यों रखाया, बात समझिए। जैसे मान के चलें ए और बी आपस में रिएक्ट कर करके सी बना रहा है, ठीक है, बना तो रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या लॉज आएंगे वो हम लोग यहां पर पढ़े। मतलब ए और बी आपस में कंबाइन हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी कारण से हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, दो तीन कंपोनेंट आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, मतलब कंबाइन हो रहे हैं। ओके, चलिए, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसको लेवोइजर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जो हमने बताया आपको कि लेवोइजर जो हो उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, ध्यान देना, दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको डाल्टन ने दिया था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको रिचर्ड ने दिया था, और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को गैलुसेक ने दिया था। आइए तो हम लोग डिटेल से बात करते हैं एक एक के बारे में। जैसे पहला नंबर जो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लें। नोट करने के बाद एक एक करके डिटेल से हम लोग बात करेंगे। नोट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए समझते हैं लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन उससे पहले ये बात कर लिया जाए कि दिस लॉ वाज गिवन बाय, यस, किसने किया था ये जानकारी होना चाहिए हम लोग को। गिवन बाय, अभी हम लोग ने जाना था लेवोइजर, ठीक है, इन 1744। देखें कब का बात है, लगभग 250 साल पहले की बात है, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब ये लॉ होता है, समझिएगा बात को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास according to this law, in any chemical reaction, yes, chemical reaction लिखना जरूरी है, in any chemical reaction, okay, अब यहां से मास स्टार्ट होगा। मास neither be created, neither be created, yes, मतलब मास को ना तो ही हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो ही बना सकते हैं, एंड नॉर बी, क्या आने वाला है तो अंदाजा हो गया होगा आप लोग को, डिस्ट्रॉय। ओके, चलो डेफिनेशन समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। जैसे मान के चले
कि ए और बी को आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं और सी बन रहा है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ए अगर 2 ग्राम है और बी भी 2 ग्राम है, तो जो सी बनेगा वो 4 ग्राम बनेगा। मतलब 2 2 4 ग्राम इधर हुआ, तो उधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 4 ही ग्राम रहेगा। वो ना तो बढ़ सकता है ना तो घट जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि यहां पे मास क्रिएट हुआ है, जो कि हो नहीं सकता है। अगर घट जाएगा तो हम कहेंगे मास जो है डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो वो हो नहीं सकता है। तो बात यहां पे ये हुआ कि मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कब? जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस अनुसार एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतने ही प्रोडक्ट का मास होगा। आखिर कैसे? चलिए प्रूफ करते हैं। जैसे हम लोग प्रूफ कर लें इस तरीके से, एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इसको बिठाते हैं, इतना नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन ले लिया, C+O2, और ये देता है आपका CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहां लिख रहे हैं रिएक्टेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। ओके, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। फ्रॉम रिएक्टेंट अगर बात करें तो बताइए, C और क्या है? O2 है। कार्बन का 12 ग्राम होता है, जानते हैं आप लोग, चलें ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा कितना? तो 16 इंटू 2, तो फाइनली 12 प्लस 32, तो फाइनली कितना आने वाला है? 44। ये रिएक्टेंट हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में क्या है? CO2 है। कार्बन के 12, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। 12 प्लस 32, तो फाइनली 44 ग्राम आ जाएगा। तो आइए देखिए, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया है? तो 44 ग्राम आया है। एंड मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? तो 44 ग्राम आया। तो 44 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है जो हम लोग को पढ़ना जरूरी है। फटाफट इसको नोट करें, दूसरे फॉर्मूला पे लोग चलते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे पास एक रिएक्शन है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है C। चलिए ठीक है, मान लीजिए C+D भी दे सकता है। C दे रहा है मतलब जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया था, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। तो यहां पर A और B आपस में रिएक्ट कर करके C दे रहा है। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम मान लें कि A 10 ग्राम आपस में रिएक्ट कर रहा है B के 10 ग्राम के साथ, A B के साथ 10-10 ग्राम आपस में रिएक्ट कर करके 20 ग्राम बना रहा है कार्बन। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार बिल्कुल सही है ये, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये अभी पूरा का पूरा रिएक्ट ना कर पाए और ये इधर 18 ग्राम ही बने, समझिएगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। तो 2 ग्राम तो अभी इसमें बचा हुआ है, तो कुछ ऐसे पार्ट रह गए हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नहीं, रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐसे पार्ट रह गए हैं जो अभी रिएक्ट नहीं किए हैं, मतलब अनरिएक्टेड पार्ट रह गए। ओके, देन फॉर्मूला क्रिएट कैसे होगा, ध्यान देना। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मास ऑफ प्रोडक्ट होता है ये। इसमें प्लस में हम कुछ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे वो समझिए। जब इसको बैलेंस हमको करना, चूंकि बीच में बराबर दिया गया है, तो आपसे हम सवाल कर रहे हैं, बताइए इस तरफ तुम
जैसे अगर देखा जाए 10 10 20 है ना, इधर 18 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 देना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड दोगे कि प्रोडक्ट साइड दोगे? तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट साइड हम 2 देंगे, 2 ग्राम, तब जाकर के ये 20 ग्राम हो जाएगा और ये भी 20 ग्राम, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। पता ये चला कि रिएक्टेंट में जो वैसे पार्ट जो बचे हुए हैं, जो अभी कैसे हैं, जो अनरिएक्टेड है, अभी रिएक्शन नहीं किए हैं, उनको प्रोडक्ट साइड में जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्ट साइड में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हमको क्या करना है, बराबर करना है। हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो 10 10 20 इधर दिखाया, अभी तो ये 18 ही है और यहां पे 2 ग्राम जोड़ेंगे तब ना 20 आएगा, तब ये मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस, ध्यान देना, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ठीक है, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट मतलब वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्ट नहीं किया है। 20 ग्राम में कितना रिएक्शन करके चला गया इधर, तो 18 ग्राम बचा। 2 ग्राम तो उसको इधर जोड़ा गया, वही 2 ग्राम के बारे में लाइन में लिखा गया है, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, नॉट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। दिस इज द अनदर फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बाकी एक एक कर करके जो 5 लॉ हैं, एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे उसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।